अस्सलामु अलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को ज़ाती मौलजीन तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान अदालत में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बानी PTI ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी PTI को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। इन समय तमाम कैदियों को यकसां तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि बानी PTI को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत ने बानी PTI की आंख का मुआयना करने की हिदायत करते हुए कहा मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी जाए। दोनों इक़दाम 16 फरवरी से पहले किए जाएं। सेहत का मसला अहम है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा सेहत की सहूलत फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करे। चीफ जस्टिस के कह रहे हैं बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद करें। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। बाद अदालत ने बानी PTI को उनके बच्चों कासिम सुलेमान से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का हुक्म दिया। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब में 1 साल के अंदर कायम होने वाले आलमी मयार के रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मरियम नवाज़ ने कहा यह मरकज़ स्पेशल बच्चों के लिए अपनी नौयत का जदीद तरीन मरकज़ है जहाँ तरबियत और थेरेपी के ज़रिए बच्चे दुनिया का मुकाबला करना सीखेंगे। मरियम नवाज़ ने वालिदैन की कुर्बानियों और चैलेंजेस को सराहते हुए कहा कि स्पेशल बच्चों के वालिदैन ख़ास होते हैं और रियासत का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं बल्कि शहरियों को हर जगह मदद फराहम करना होता है। उन्होंने कहा सेंटर में थेरेपी रूम्स प्रूफ बनाए गए हैं ताकि बच्चे खुद बोलना सीख सकें और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए हजम की सहूलत भी फराहम की गई है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासत की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं और स्पेशल बच्चों को मुनासिब तालीम, तरबियत और सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा यह फोरम रिहाइश मकानात बस्तियों के मौजू पर मरकूज है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मुश्तरका कोशिश करनी है। मुराद अली शाह ने 2022 के सैलाब का जिक्र करते हुए कहा इस दौरान सिंध का तकरीबन 70% इलाका ज़ेर-ए-आब आया और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मनसूबा शुरू करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर बिलावल भुट्टो की खिदमात को सराहते हुए कहा कि सैलाब के वक्त उन्होंने तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज रखी। आपको बताएं खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम 2026 से खिताब करते हुए कहा यह फोरम शेल्टर इस्तेहकाम और महफूज रिहाइश के अहम मसाइल पर मुख्तलिफ आरा को यकजा कर रहा है। उन्होंने कहा महफूज रिहाइश महज शहद नहीं बल्कि सेहत, तालीम, समाजी हमआहंगी और तवील मुद्दती तरक्की की बुनियाद है। खातून अव्वल ने सिंध के पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज प्रोग्राम की मिसाल दी जिसके 2025 के सैलाब के बाद 2 करोड़ 10 लाख माहौलियाती मजबूत मकानात तमीर किए गए। 15 मिलियन से ज़ायद लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया। मरियम नवाज़ ने कहा कि मकानात और ज़मीन ख़वातीन के नाम करके उनके बकार, तहफ़्फ़ुज़ और माली शमूलियत को मजबूत किया गया और ये मंसूबा सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि ज़िंदगी और मुस्तक़बिल को बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। BNP जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। पोलिंग का आगाज हो गया। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। हालिया कानून साजी पर राय देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं जबकि जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा की मजबूत उम्मीदवार हैं। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जमात पार्टी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों में मुकाबला है। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का अगस्त 2024 में तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जेन-ज़ी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल है जबकि पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इंतखाबात में 299 नशिस्तों पर 50 सियासी जमातों, 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं जबकि
जबकि हिफाजती इंतजामात के लिए फौज तैनात है। मुल्क भर में कुल 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबी फराइज अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, बांग्लादेश में इंतखाबात जोशो खरोश से जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने वोट डालने के बाद धांधली की सूरत में सख्त रद्द अमल का इंतबाह दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है, अगर धांधली के इल्ज़ामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अवाम घरों से निकलकर जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। शफीकुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी की कामयाबी की सूरत में पहले इस्लाम पसंद हुकूमत कायम हो सकती है। दूसरी तरफ नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने भी वोट कास्ट करने के बाद कहा, हम सिर्फ आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं, हमें हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार वोट डाला और मुझे उम्मीद है इंतखाबात में आवाम को अपनी मर्ज़ी से वोट डालने दिया जाएगा तो हम जीत जाएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बिला खौफ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इधर बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल में वोट डाला। वो 17 साल बाद बरतानिया से वापस आए हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेहत के हवाले से मरकज़ी हैसियत रखती है और हुकूमत पाकिस्तान इस शोबे की मजबूती पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह सियासी तौर पर हर किसी को अच्छा लगता है। आवाम को सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए। पाकिस्तान की आबादी में हर साल न्यूजीलैंड की आबादी जितना इजाफा हो रहा है। उनका कहना था, हुकूमत पाकिस्तान 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगा रही है, जबकि कोरोना के बाद टेली मेडिसिन का निज़ाम शुरू हो चुका। ताहम अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ऑनलाइन बैठकर अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर किसी भी मुल्क के लिए कौमी सलामती मईशत का मामला है, इसीलिए पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम में बेहतरी हदफ है। सिक केयर से हेल्थ केयर की तरफ निज़ाम लेकर जाना है। वफाकी वज़ीर ने कहा, जल्द पाकिस्तान में मुकामी सतह पर वैक्सीन तैयार करेंगे। वैक्सीन मुस्तकबिल की बीमारियों से बचाव के लिए लाजिम है। 13 बीमारियों के हिफाजती टीके जात लग जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में हिफाजती टीका जात की तादाद में इजाफा किया जाए। उनका कहना था, दुनिया भर में बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगाए जाते हैं। हुकूमत 13 बीमारियों के हिफाजती टीके बिला मुआवजा लगा रही है। शहर कायद में साल के पहले महीने में भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी रहीं। शहरियों से 1441 आपको बताएं, शहर कायद में साल के पहले महीने में भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी रहीं। शहरियों से 1441 मोबाइल छीने गए। जनवरी में दीगर वारदातों की क्या शरह रही, इसी हवाले से मजीद जानते हैं आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के साल के पहले महीने में शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्ट्रीट क्राइम का जिन है वो बेकाबू रहा। अगर बात की जाए स्ट्रीट क्राइम की तो तकरीबन 18 शहरियों से जो है वो उनकी गाड़ियां छीनी गई, जबकि 138 गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई। इसी तरह मोटरसाइकिलों की जो तादाद है वो जनवरी के महीने में छीने जाने की वो 417, और जबकि जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वो 3000 से ज़ायद बताई जाती है। जबकि शहरियों के आम इस्तेमाल के लिए जो मोबाइल फ़ोन है वो भी स्ट्रीट क्रिमिनल की जानिब से सर्चिंग की गई है। तो 1441 के करीब मोबाइल फ़ोन जो है वो कराची के शहरी से छीने गए। भत्तेखोरी की जनवरी के महीने में 19 जो है केसेस सामने आए, जबकि कत्ल और डकैती मज़ामत होने वालों को मरने वालों की तादाद जो है 50 के करीब गई। जनवरी के महीने में कोई बैंक डकैती या अगवा बराए तावन का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया आरिफ, हमें आगाह। पाकिस्तान ने कुवैत में 5वीं जनरल असम्बली के दौरान डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत संभाल कर आलमी सतह पर डिजिटल शराकतदारी में अहम किरदार अदा करने का एहसास हासिल कर लिया। इजलास में एशिया, अफ्रीका, यूरोप के 16 रुकन ममालिक के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर IT टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा ने इजलास में आलमी सतह पर डिजिटल ताउन, साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ का ऐलान किया। पाकिस्तान की क़यादत आलमी डिजिटल पॉलिसी में मुल्क की साख को मजबूत करेगी। ये एहसास मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास है। DCO एक आलमी फोरम है जो मेंबर ममालिक में डिजिटल मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा गवर्नेंस को फ़रोग़ देता है। शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान SIFC के ताउन से आलमी डिजिटल फोरम्स में अपनी क़यादत शराकत के नए मौक़े पैदा कराए, मुस्तक़बिल में मुत्तहिद होकर काम करने पर यकीन। खबर यह है कि ISPR के ज़ेरे एहतमाम जारी विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के नौजवानों के कौमी तरबियत का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज़ाद जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का मुतालाती और तफरीही दौरा मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के दौरान आज़ाद कश्मीर के तलबा को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करवाया गया, जहां उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़, दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाक फ़ौज के पेशा वराना जिम्मेदारियों से आगाह किया गया।
حکام کی جانب سے شرکاء کو بریفنگز اور براہ راست سیشنز کے ذریعے صورتحال کی تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ طلباء نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ISPR کی جانب سے مطالعاتی دوروں اور انٹریکٹیو سیشنز کا انعقاد نہایت مثبت اقدام ہے جو نوجوانوں کو قومی امور سے قریب کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام کتابی علم کو عملی تجربے سے جوڑنے کے لیے کلیدی کردار ادا۔ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 5 پولیس اہلکاروں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ ادا۔ شہداء کی نماز جنازہ اعجاز شہید پولیس لائن میں ادا کی گئی۔ شہداء کے جسد خاکی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پولیس افسران، سول سوسائٹی، سیاسی سماجی شخصیات سمیت رشتہ داروں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی کو آبائی علاقوں میں روانہ کیا۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے ضلع DI خان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں SHO سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے اور پولیس اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ دہشت گردوں نے اچانک حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں DSP پہاڑپور سرکل عدنان شدید۔ آپ کو بتائیں 31 جنوری 2026 کی نوشکی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں مسجد کے خطیب ابشند علی خان اور ان کے اہلیہ کو نامعلوم دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں خطیب، ان کی اہلیہ اور 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق حملہ آوروں نے خطیب ابشند علی خان اور مخصوص تنظیم کے حق میں بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا، تاہم انہوں نے انکار کر دیا۔ رشتہ داروں کو کہنا تھا کہ ابشند علی خان نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے بجائے جان کی قربانی کو ترجیح دی۔ 40 سالہ ابشند علی خان کا تعلق ضلع کرک سے بتایا جاتا ہے اور وہ عرصہ دراز سے نوشکی میں دینی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ شہید کے بھائی نے کہا انہیں اپنے بھائی پر فخر ہے، انہوں نے اپنے خاندان سمیت ملک و قوم کے لیے قربانی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ طالب علموں اور اہل علاقہ نے ابشند علی خان کو ایک شفیق استاد اور رہنما قرار دیا۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری۔ مختلف علاقوں میں رات گئے الصبح متعدد مبینہ پولیس مقابلے میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث 11 ملزمان گرفتار، ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ تفصیلات ذیشان ملک کی رپورٹ۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے پاکستانی طالبات کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ماسٹرز کی تعلیم کے حصول کے لیے خصوصی اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں ملالہ کا کہنا تھا آکسفورڈ سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ان کے لیے یہ اہم تھا کہ وہ ان لڑکیوں کے لیے مواقع پیدا کریں جو تعلیم کے حق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا یہ اسکالرشپ خاص طور پر ان پاکستانی خواتین کے لیے ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وطن واپس آنا اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا چاہتی ہیں۔ ملالہ نے کہا جو طالبات آکسفورڈ میں ماسٹرز کا خواب دیکھتی ہیں وہ آکسفورڈ پاکستان گروپ کی ویب سائٹ پر درخواست دے کر حاصل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے نئی طالبات کو آکسفورڈ میں خوش آمدید کہنے کی خواہش بھی اظہار کیا۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ انتہا پسند BJP حکومت نے بابری مسجد کے مسئلے پر دوبارہ اشتعال انگیز بیان دے کر بھارت میں مذہبی کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا بابری مسجد قیامت تک دوبارہ نہیں بننے دیں گے، رام مندر کے قیام کا وعدہ پورا کیا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق بابری مسجد کی شہادت کے 34 سال بعد بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں جاری۔ 1992 میں مسجد کی شہادت کے بعد ہونے والے فسادات میں ہزاروں مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں اقلیتوں پر مظالم، عبادت گاہوں پر حملے ملک کے نام نہاد جمہوری چہرے پر سیاہ داغ ہیں۔ مودی حکومت کے دور میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر وحشیانہ مظالم کے لیے احتجاج جاری ہے اور مذہبی آزادی کی سلبیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یوریشیا ریویو نے اپنے حالیہ رپورٹ میں افغان طالبان رجیم کے طرز حکمرانی، مبینہ مظالم اور انتظامی نااہلی پر سخت سوالات اٹھاتے ہوئے کہا افغانستان اس وقت شدید انسانی، معاشی اور سلامتی بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کو نہ تو عالمی سطح پر خطرہ خواہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور نہ ہی ملک کے اندر عوامی اعتماد میسر ہے۔ جریدے نے دعویٰ کیا کہ مخالفین، سابق سیکیورٹی اہلکاروں اور بعض عام شہریوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے خوف اور عدم استحکام کی فضا برقرار ہے۔ یوریشیا ریویو کے مطابق طالبان قیادت کے اندر اختلافات اور دراریں بھی موجود ہیں جبکہ افغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت 20 سے زائد شدت پسند گروپ فعال بتائے گئے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ برس افغانستان دنیا میں منشیات کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے والا ملک رہا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے ملاقات میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، کوئی ٹھوس چیز طے نہیں، میں نے زور دیا ایران سے مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے ڈیل ہوتی یا نہیں۔ انہوں نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ایران سے ڈیل ترجیح ہے، ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹرمپ نے پچھلی بار ایران سے فیصلہ کیا ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور پھر انہیں مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا، ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دار معقول ہوگا۔ انہوں نے بتایا غزہ میں پیش رفت پر بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی نے ایران کی میزائل صلاحیت کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ تہران میں اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی شمخانی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ ایران کی میزائل صلاحیت کو کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ علی شمخانی نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کی محدود جارحیت کو بھی جنگ کا آغاز سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، واشنگٹن کے لیے مشورہ ہے کہ دھمکیوں کے بجائے مذاکرات کے راستے پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز مذاکرات ناکامی کی صورت میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے خطرے میں ایک اور بحری بیڑا تعینات کرنے سے خبردار کیا تھا۔ آکن گرلک کی بطور وزیر انصاف تقرری کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس شدید ہنگامہ آرائی کی نظر۔ اپوزیشن جماعتوں نے تقرری کو متنازع قرار دیتے ہوئے ایوان میں سخت احتجاج کیا۔ اس دوران ارکان آمنے سامنے ہاتھا پائی کی نوبت پہنچ گئے۔ اپوزیشن اراکین نے آکن گرلک کو حلف اٹھانے سے روکنے کی کوشش کی۔ موقف تھا کہ بطور سابق چیف پروزیکیوٹر انہیں اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کی قیادت کی، اس لیے ان کی نامزدگی سیاسی طور پر جانبدارانہ ہے۔ دوسری جانب حکومتی ارکان نے صدر رجب طیب ایردوان کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے آکن گرلک نے ہمیشہ قانون کے مطابق فرائض انجام دیے۔ اپوزیشن نے اس تقرری کو جمہوری اقدار کے منافی قرار دیا۔